सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। पेन कंटिन्यू होगा, इस तरह के इंडिकेशन गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। भाई 4 दिन हो गए, उसमें फ्राइडे को खूब पेन था। पेन के बाद कल भी एक्चुअली हाई से तो 350 पॉइंट करेक्ट हो गया, तो मामला कल भी बहुत गड़बड़ था। और आज फिर 200 पॉइंट दबाव के साथ तकरीबन 1% के गैप डाउन के साथ भारतीय बाजार शुरुआत करेंगे इस तरह के इंडिकेशन आते हुए। वजह क्योंकि वो अनिश्चितता बनी हुई है। वो वेस्ट एशिया क्राइसिस के वो क्या है, इधर उधर भटकते भटकते कुछ सॉल्यूशन तो आ नहीं रहा है। ना जहाज आर पार जा रहे हैं, कच्चा तेल वो कंसोलिडेट हायर लेवल्स पे कर ही चले जा रहा है। हमारे अपने समीकरण बिगड़े हुए हैं, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी सरदर्द है एफआई की सेलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। फ्राइडे के उस मैसिव नंबर के बाद कल भी मामला कैश और वायदा मिला के काफी गड़बड़ाया हुआ था। 7,500 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी कल फिर, तो मामला तो खराब है। ऐसे में स्टॉक्स मेंशन तो करेंगे, आप लोग रडार पे रखिएगा, मार्केट्स का रुझान देखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा प्लीज, उसके बाद मार्केट्स में अप्रोच रखिएगा। खैर, हम होमवर्क कर रहे हैं शो में, बेसिक आइडिया हमेशा हो रहा है, आज भी वही रहेगा। शुरुआती स्टॉक्स कौन से? पहले मार्केट की बात करेंगे और गिफ्ट निफ्टी में आप देखें तो तकरीबन 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली। और कल देर शाम को जिस प्रकार का न्यूज़ फ्लो आपको देखने को मिला, लगातार ईरान की तरफ से कही जा रही है कि अब वो इस पीस डील को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एकाएक जैसे ये बयान निकल कर आया, क्रूड में हमने उछाल देखा और यूएस के मार्केट्स में भी देखें तो लगातार तेजी के बाद अभी फ्यूचर्स थोड़ी सी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। एक अच्छा कैटलिस्ट हमारे साथ ये था कि नंबर्स आ रहे थे और लार्जली आप देखें तो ज़्यादातर नंबर्स बढ़िया ही थे Q4 के दौरान। अब खबरों का भी अभाव है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब दोबारा से जो मिडिल ईस्ट सेंसिटिव, वेस्ट एशिया सेंसिटिव स्टॉक्स हैं या क्रूड सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, इनमें आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी प्रमोटर्स की तरफ से ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। कोल इंडिया में OFS आया, उसके बाद अब NHPC में भी OFS की तैयारी है। चलिए शुरुआत में स्टॉक्स के साथ कर लेता हूँ। जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है पेट्रोनेट LNG। यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। और कल जो देर शाम यहाँ पर ईरान से खबर निकल कर आई है कि वो इस पीस डील को कंसिडर नहीं कर रहे और जो ब्लॉक कर रखा है उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसे आगे भी ब्लॉक करके रखेंगे, तो इसके चलते LNG की सप्लाई पर भारी इम्पैक्ट है। और आपको याद होगा जब ये वेस्ट एशिया तनाव की शुरुआत हुई थी तो 2 स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरे थे, एक L&T था और दूसरा था पेट्रोनेट LNG। लगातार बड़े कट यहाँ पर देखने को मिलते और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी देखें ना तो ये स्टॉक बड़े कमज़ोर साइड पर लग रहे हैं। इसी के चलते पहला स्टॉक है पेट्रोनेट LNG और दूसरे स्टॉक का हिंट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। L&T यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। चार्ट्स पर वीकनेस साफ नज़र आ रही है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, नर्वसनेस आपको बड़ी आसानी से विजिबल हो जाएगी चार्ट पर। और ऐसे में जब गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 200 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा हो, वेस्ट एशिया का जो तनाव है बढ़ने की बातें हो रही हैं, इसी के चलते दूसरा स्टॉक L&T ये भी रखा है इन रेड। अच्छा, 2 IT स्टॉक्स के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। ध्यान रखिए, ऑलरेडी बहुत तेजी और वीजा वी मार्केट सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस है। पर आज सुबह क्या हुआ, जब वो मॉर्निंग कॉल की तैयारी करने के लिए निकल रहा था तो उस टाइम पे अपडेट आया यूएस में HPE ह्यूलेट पैकर्ड एंटरप्राइजेस के नंबर्स आए। उस टाइम पे वो स्टॉक एकदम तार जैसा 30% उछल गया। 30% HPE जैसे दिग्गज का स्टॉक उछला क्योंकि उन्होंने अपने Q2 के रिजल्ट्स घोषित करे और एक मैसिव बीट था। और वो नंबर्स दिखा रहे हैं किस तरह के ग्लोबल टेक सप्लाई चेन में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। HPE के नंबर्स क्या थे? FY28 की जो फाइनेंशियल टारगेट्स उन्होंने रखे थे ना, उसे 2 साल एडवांस कर दिया कि FY26 में हम अचीव कर लेंगे। इतने रोबस्ट नंबर्स थे। खैर, उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। इसका प्राइमरी रब ऑफ इफेक्ट इंडियन IT लैंडस्केप पे सबसे तगड़ा आएगा HCL टेक्नोलॉजीज में। आमतौर पे धारणा रहती है एम्फेसिस HPE का आम हुआ करता था, जिसको उन्होंने एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर को बेच दिया था और तब से वो डीलिंग हो गया बहुत हद तक। तो वो नहीं, HCL टेक इसने वो लगातार अपने स्ट्रक्चरल टाइज, रीसेंट एसेट डील्स HPE के साथ कर रखी हैं। इसने HPE कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप को $225 मिलियन में खरीदा था। HPE का जो ब्लोआउट क्वार्टर है उसमें नेटवर्क सेगमेंट, क्लाउड और AI का कमाल है। और HCL टेक का कोर ही इंजीनियरिंग और R&D है। और HPE ग्रीन लेक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है ये। तो मतलब सबसे ज्यादा तार इसके जुड़े हुए हैं HPE के साथ। इसलिए HCL टेक, अब IT अगर आज पॉजिटिव रहा तो लॉजिक इसके साथ बैठता है। देखते हैं आज बिहेव कैसे कर रहा होगा। HCL टेक को ग्रीन करा।
दूसरा, अगर कहीं तार जुड़ते हैं तो वो विप्रो के साथ जुड़ते हैं, एक और टीयर 1 आईटी प्लेयर जो डायरेक्ट एम्पलीफाइड गो टू मार्केट इंजन का इस्तेमाल करता है एचपीई हाई ग्रोथ सेगमेंट्स में। विप्रो और एचपीई का स्ट्रैटेजिक अलायंस 25 साल पुरानी है, और अब तो खैर इन्होंने वो एचपीई के मशीन लर्निंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को उस पर बिल्ड करा है, अपना वो विप्रो का क्लाउड स्टूडियो वगैरह। इसको तो विप्रो को एचपीई का ग्लोबल एआई पार्टनर ऑफ द ईयर और सॉफ्टवेयर पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है, रिकॉग्नाइज हुआ है अभी। तो मतलब अगर तार कहीं जुड़ रहे हैं तो इन दोनों के साथ जुड़ रहे हैं। आईटी मोमेंटम में, हाँ, आईटी पे लोगों को अब वो सीएलएससी की रिपोर्ट हो, कुछ हो, पेटी हुई पॉकेट है, लो से अब वैसे मजाक नहीं है, लो से कई स्टॉक तो 20-20, 25% अब चल चुके हैं मिड कैप स्पेस में। तो आ तो रहा है मोमेंटम इस पॉकेट में। एचपीई से अगर जोड़ना है तो इन दोनों को जोड़ रहा हूं, इसीलिए इन ग्रीन कर दिया। बाकी देखेंगे बिहेव कैसे करते हैं स्टॉक दिन के दौरान। अगले दो स्टॉक्स में ओएनजीसी यहां पर आप फोकस रखिएगा। हालांकि जैसे कि अभी शो की शुरुआत में बता रहा था कि क्रूड में एक सर्ज आपको कल देर शाम को देखने को मिला, हालांकि वो ठंडा भी हो गया है कुछ। अभी फिलहाल बड़ी बढ़त के साथ कारोबार नहीं हो रहा है, लेकिन अब एक स्ट्रेस बना हुआ है, टेंशन बने हुए है कि दिन के दौरान लगातार बयान आएंगे और सीधा असर आप क्रूड पर देखते हैं। ऐसे में अगर आपकी पोजीशंस है तो एक नेचुरल हेज की तरह जो है ना ओएनजीसी काम करता है, क्योंकि जब जब आपको क्रूड में उछाल देखने को मिलेगा, ओएनजीसी मोस्टली आपको थोड़ा सा सर्ज दे ही देता है। और वैसे भी आप देखें तो 5% की डिविडेंड डील के साथ ये स्टॉक वैसे भी अट्रैक्टिव है। थोड़े दिन पहले जब इसके नतीजे आए थे तब ब्रोकरेज हाउस का व्यू भी बढ़िया था इस स्टॉक के ऊपर, तो इसी के चलते ओएनजीसी इसे इन ग्रीन रखा है। बाकी आप ओएनजीसी के साथ साथ बलरामपुर चीनी यहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं। कल के मार्केट का एक्शन भी आप देखें तो बड़ा कमज़ोर साइड पर था, ज़्यादातर स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिली। और जब मार्केट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तब ऐसे में उन स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो एक थोड़ी सी इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ऐसे में रडार पर आया बलरामपुर चीनी। चार्ट स्कैन करते हुए कल तकरीबन 3.5% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली थी। लगातार बड़े मूव्स इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कि जैसे जैसे कच्चा तेल बढ़ रहा है, भारत की टेंशन बढ़ रही है। ऐसे में एथेनॉल ब्लेंडिंग, जिसके बारे में ये बहुत बजिंग थीम थी एथेनॉल एक टाइम की, लेकिन फिर इसकी चर्चाएं होने ही बंद होगी, बात करने बंद कर दिया और सरकार का फोकस भी ज़्यादातर ग्रेन बेस्ड प्रोक्योरमेंट पर आ गया था। अब फिर से ऐसा लग रहा है कि इनमें एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस एक्शन तो बहुत पॉजिटिव है, डेली चार्ट देखे, वीकली चार्ट देखे तो लगातार स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिले। और गिरते हुए मार्केट में कोई स्टॉक 3.5% चल जाए, ये अपने आप में बड़ी खास बात है। अच्छा, वैसे एथेनॉल इनके लिए बहुत बड़ा कैटलिस्ट है, बड़ा ट्रिगर है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बलरामपुर चीनी के जो नए इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बियॉन्ड एथेनॉल और बियॉन्ड शुगर देख रहे हैं। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये अपने आप में काफ़ी अच्छा कंफर्ट देता है। तो बलरामपुर चीनी इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। दो स्टॉक्स लाल में रखे। पहला तो खैर एनएचपीसी है। वो कल शाम को अपडेट आया कि भारत सरकार इसमें ओएफएस लाने की तैयारी कर रही है। ऑफर फॉर सेल आज खुलने वाला है नॉन रिटेल के लिए, और कल रिटेल की बारी है। 3% का स्टेक बिकना है, उसमें अगर डिमांड अच्छी रही तो 3% का ग्रीन छू है। कुल मिलाकर 6% हिस्सा बेचने की तैयारी हो रही है, जिसका फ्लोर प्राइस 71 रुपीज है। 71 मतलब 77 रुपए से कैलकुलेट करूंगा तो 8% के आसपास का कल की क्लोज पे डिस्काउंट है। तो लॉजिकली लाल रहना चाहिए। वैसे लॉजिक कोल इंडिया पे भी चलना चाहिए था, लेकिन कोल इंडिया की डिमांड दिन के दौरान इतनी स्ट्रांग आई थी नॉन रिटेल की, आपको याद होगा कि वो स्टॉक 6% दबाव के साथ खुलने के बाद 1% डे 1 पे बंद होकर दिखा गया था। अब वो डिमांड देखनी पड़ेगी। कोल इंडिया का अलग चार्म था। एनएचपीसी को मैं लॉजिकली तो लाल ही रख रहा हूं, पर मैसिव गैप डाउन के बाद कुछ गुंजाइश रहेगी नहीं, और शायद जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे होंगे लो लेवल से रिकवर ये भी करने की कोशिश कर रहा होगा। एनएचपीसी लाल है, लेकिन आज के लिए उस ओएफएस के बैकड्रॉप पे है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बस था, क्यूआईपी लॉन्च हो गया है, कल शाम को खुल गया है। 37.74 का फ्लोर प्राइस है। इंडिकेटिव इश्यू प्राइस बैठ रहा है 35 साढ़े 35 के आसपास का। 500 करोड़ रुपए जुटाने की ओला इलेक्ट्रिक तैयारी कर रहा है, और पॉसिबल अपसाइज ऑप्शन है। डिमांड अच्छी आई, अगर आई तो रख लेंगे। ओला इलेक्ट्रिक को इस बैकड्रॉप पे लाली लेके जा रहा हूं आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये दो हो गए, एक एनएचपीसी सरकारी ओएफएस, ओला इलेक्ट्रिक फंड मोबिलाइजेशन क्यूआईपी के जरिए, और क्यूआईपी जो कल शाम को लॉन्च हो गया है।
अगले दो स्टॉक्स में नाल्को यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। अच्छा, अब काफ़ी दिनों से आप मार्केट के एक्शन को ऑब्जर्व करके देख रहे होंगे कि मेटल स्पेस में एक अलग टाइप की रिजिलियंस, अलग टाइप की स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। किसी दिन ये फेरस वाले चल जाते हैं, किसी दिन नॉन फेरस यानी स्टील स्टॉक चलेंगे, या फिर आपको बेस मेटल्स में हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स में बस देखने को मिलता है। स्ट्रेंथ तो है यहाँ पर, खरीदारी तो आ रही है। आज वैसे मार्केट का मूड माहौल इतना बढ़िया नहीं है, 200 अंक नीचे खुलने के हम संकेत दे रहे हैं, लेकिन नाल्को में खास बात है कि स्टॉक लगातार अपने हाईस के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर चार्ट्स पर देखने को मिल रही है। कल भी आप देखें तो मामूली सी 2-2.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। अब एक बात आप ध्यान में रखिए कि जैसे ही वेस्ट एशिया का तनाव शुरू हुआ था, तब आपको याद होगा कि सबसे पहले जो खबरें निकल कर आई थी ये एल्यूमिनियम की सप्लाई को लेकर थी, क्योंकि जो कतर में थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी, उसके बाद बताया जा रहा था कि जो सप्लाई नॉर्मल होने में कई साल लग जाएंगे, और ऐसे में डिमांड एल्यूमिनियम की बहुत रिजिलियंट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। सप्लाई को लेकर अगर थोड़ी सी भी दिक्कतें आती हैं तो ये एल्यूमिनियम की कीमतों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। चार्ट के लिहाज से कंफर्ट आ रहा है कि 1-2 दिन नीचे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ अलग टाइप की है। डेली, वीकली दोनों पर देखें। इनफैक्ट अगर आप इसका डेली रेंको चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा ये लगातार हाइस पर ही बना हुआ है। तो नाल्को इससे कन्विक्शन के साथ इन ग्रीन रखा है। बाकी एक स्टॉक और है जो टेक्निकल तौर पर बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की। लगातार बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और एग्जीक्यूशन को जो लेकर कंसर्न्स हैं, अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है। जो इन्हें सप्लाई करने थे तेजस MK1A, वो अभी तक आप देखें तो उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ, और बहुत बार ये इन्होंने टाइमलाइन को आगे एक्सटेंड किया है। फंडामेंटल्स तो बहुत सारे तर्क हैं मेरे पास, लेकिन टेक्निकल तौर पर आप देखें, और अगर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखना ना, तो अभी तुरंत अपनी स्क्रीन पर HAL का डेली चार्ट खोल लीजिए। आपको बहुत ही आसानी से, इनफैक्ट जैसे टेक्स्ट बुक में होता है ना, वैसे ही पैटर्न आपको नजर आएगा, जहाँ पे लेफ्ट शोल्डर है, फिर हेड है, और फिर राइट शोल्डर है, और बिल्कुल उसी के आसपास का जो है ब्रेकडाउन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। देखिए लाइन चार्ट पर भी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको विजिबल हो गया सिर्फ 3 महीने के चार्ट पर। तो HAL यहाँ पर गिरते बाजार में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। स्टॉक को इन रेड रखा है। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हरे में है। कल शाम को अपडेट आया कि भारत ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फाइनलाइज कर दिया है फ्रांस से 114 रफाल एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट के लिए। 3.25 लाख करोड़ रुपए की यह डील है। किसके पास, किसके साथ करार हो रहा है इंडियन कंपनी का, अब तक वो खुलासा नहीं हुआ है, पर बहुत बस स्ट्रांग है कि टाटा एडवांस सिस्टम, शायद वो तो अनलिस्टेड है, और नहीं तो लार्सन एंड टूब्रो टाइप कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनर चुना जा सकता है। कोई भी चुना जाए, इवन HAL अगर चुना जाए, मुझे आइडिया नहीं है, बड़ा बेनिफिशियरी होगा उसके असेंबली कॉन्ट्रैक्ट का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो प्योर विनर इलेक्ट्रॉनिक्स फेस में, क्योंकि इनमें से लार्जली जो 125 रफाल प्रोक्योर करे जा रहे हैं, मेजॉरिटी भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले हैं। तो BEL के लिए ईदर वे पॉजिटिव रब ऑफ है। इसलिए मैं एक्चुअल स्ट्रैटेजिक टायर प्लेयर के साथ ना जाके जो कंपोनेंट्स की सप्लाई में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा उसके साथ जा रहा हूं, BEL। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म, अभी हमने रिक्वेस्ट मूव करी, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा, बनाया है। PM मोदी शायद फ्रांस के दौरे पे जा रहे होंगे, उसके बाद फ्रांस अपना समय लेगा हमारी टर्म्स पे एग्री करने के लिए, फिर निगोशिएट हो रहा होगा, उसके बाद कहीं जाके। तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट बहुत लॉन्ग जेस्टेशन होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उतने ही लॉन्ग जेस्टेशन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बैक करने में। तो अभी बहुत समय है, पर ठीक है, इस खबर को मार्क भी करना था और स्टॉक चुनना भी था, तो वो BEL होगा। VIP इंडस्ट्रीज मेंशन करता हूं भाई, है तो एशिया की सबसे बड़ी लगेज मैन्युफैक्चरर, पर आप जानते हैं किस तरह का मैसिव अंडर परफॉर्मेंस रहा है। अब इसमें प्राइवेट इक्विटी प्लेयर ने प्रमोटर का स्टेक एक्वायर कर लिया, उसके बाद कुछ हो नहीं रहा था, नतीजे वतीजे आए थे, सब थके से थे। कल स्टॉक चला, और कल शाम को अपडेट आया कि इन्होंने एक नया कैंपेन लॉन्च कराया, जिसमें मैकेन के साथ मिलकर अपने आप कंसेप्चुलाइज करा, अपने आप को नया प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। और इसमें इनके नए MD CEO साहब का वो स्टेटमेंट है, और बाकी उन्होंने खुद ही स्पेसिफाई करा है कि अब हम VIP 2.0 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर्स जब से बदले थे तब से कुछ VIP में हलचल हो ही नहीं रही थी PE प्लेयर की। अब हुई है, कल वो रीब्रांडिंग वगैरह एक्सरसाइज, उसकी ड्रिलिंग में नहीं जा रहा हूं, एक्सचेंज में सब पड़ा हुआ है। पर एक बात ध्यान रखिए, कल शाम का अपडेट है और स्टॉक कल देखिए कमजोर बाजार में कैसे तार जैसे खड़ा हुआ था। तो आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा इसको, हो सकता है ये इसका कुछ इवेंट हुआ हो दिन के दौरान, तो बाजार के कुछ सिलेक्टिव पार्टिसिपेंट को आइडिया लग गया हो। बाजार
कि एक्सचेंज अनाउंसमेंट शाम का है, तो सिर्फ वॉच करिएगा, लेकिन वीआईपी थ्रू 2.0 पे पैनी नजर रखिएगा, क्योंकि पी प्लेयर अब इस कंपनी को ड्राइव कर रहा है। 6 स्टॉक्स पूरे हो गए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। HCL एक स्टॉक रेड शेयर किया आपके साथ, अगला स्टॉक भी इन रेड है और वोल्टास, इसके चार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इनफैक्ट देखिए, इतना पीक समर देखने को मिला, इतनी गर्मी, लेकिन इसके बाद भी स्टॉक में आप देखें तो बिल्कुल हलचल देखने को नहीं मिली है। स्टॉक इनफैक्ट लगातार वीकनेस ही दिखा रहा है। पिछले 2 हफ्तों से जो कैंडल बन रही है बड़ी कमज़ोर साइड पर बन रही है। अच्छा, बड़ी बात यह कि जो वोल्टास अब इस लेवल पर आ गया ना, ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट के आसपास है। या तो यहाँ से बाउंस मार जाएगा और अगर मार्केट का मूड मॉल थोड़ा सा ख़राब रहा तो हो सकता है कि बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले साल की शुरुआत यानी जैन 2025 से लेकर अब तक का थोड़ी सी बड़ी ब्रॉड रेंज का कंसोलिडेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर नीचे शॉर्टली स्टॉक हुआ है, लेकिन अभी एक सपोर्ट के आसपास चल रहा है और यहाँ से अगर ब्रेकडाउन वोल्टास में हो गया ना तो आप बड़ी गिरावट देख के चल सकते हैं। टेक्निकल तौर पर बहुत ज़्यादा वीक स्टॉक है और कंपेरेटिव भी अंडर परफॉर्मेंस आपको नजर आएगा। एक तरफ आप देखेंगे जो दूसरी ऐसी कंपनीज हैं, कूलिंग सिस्टम वाली कंपनीज हैं, उनमें चार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर साइड पर है। वोल्टास का स्ट्रक्चर बड़ा कमज़ोर, तो इसे इन रेड रखा है। बाकी थोड़े से और कुछ सरकारी स्टॉक्स हैं जहां पर वीकनेस के संकेत आपको साफ देखने को मिल रहे हैं और उन स्टॉक्स पर फोकस ज़्यादा है जहां पर स्ट्रक्चरली वीकनेस अब हावी हो रही है। मैं बात कर रहा हूं पीएफसी की, और पीएफसी का चार्ट आप देखिए, पिछले 6 दिनों से लगातार कंसेक्यूटिव, इनफैक्ट 6 दिन नहीं, आप 6 कैंडल समझ लीजिए, यानी 6 हफ्तों की कंसेक्यूटिव लोअर लोज और लोअर हाइस के फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक स्ट्रक्चरल वीकनेस का इशारा कर रहे हैं। एक महीने में देखें तो स्टॉक तकरीबन 6% तक लुढ़क चुका है। कल भी 2% तक की गिरावट देखने को मिली थी और अब आज जब मार्केट आपको खराब ग्लोबल संकेतों के साथ तकरीबन 200 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, ऐसे में कंफर्ट है उन स्टॉक्स में जहां पर स्ट्रक्चरल वीकनेस है। तो पीएफसी इस स्टॉक को भी रखा है इन रेड। अच्छा, कि 2 साल से गर्मी नहीं पड़ रही इसलिए नहीं स्टॉक चल रहा है। इस बार इतनी गर्मी पड़ी फिर भी स्टॉक नहीं चले। किस्मत जब खराब होती है तो कुछ भी हो जाए, दिक्कत बढ़ती रहती है। वोल्टास की हालत, वोल्टास का पूरा स्पेस दिक्कत में, जबकि इससे ज्यादा गर्मी तो झेली नहीं है कभी किसी ने। खैर, फोर्स मोटर्स रेड रख रहा हूं। रेट सेंसिटिव ऑटोज ये सब पॉकेट वीक हो रही हैं। हालांकि फोर्स मोटर्स के जो कल बाजार बंद होने के बाद में सेल्स के नंबर्स आए, साल दर साल उसमें 15% की गिरावट आई है कंपनी इंटरेस्टिंग, पर इस समय सिर्फ सेल्स नंबर्स जो कमजोर आए उसको देखते हुए लाल रख रहा हूं। दूसरा, इंडीक्यूब स्पेसेस, हालांकि बाजार का मूड ऐसा है कि शायद इस तरह के स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे नहीं, पर खबर ठीक है, इन ग्रीन रख रहा हूं। आप लोग सिर्फ वॉच पे रखिएगा, बाजार के मूड को समझिएगा। पहले ये क्या है, वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसने कल एक लीडिंग कंसल्टिंग और मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी के साथ करार करा। बेसिकली इनके सेटअप में वो लीज पे ले रहे होंगे। 52 करोड़ रुपए की डील साइन करी है बेंगलुरु के अपने वर्क स्पेस के लिए। तो इंडीक्यूब के लिए अच्छी खबर थी, इसीलिए फोर्स मोटर्स लाल में था और इंडीक्यूब हरे में था। आखिरी के 2 स्टॉक्स में श्याम मेटालिक्स, यहाँ पर आप फोकस रखेगा, और मिडिल स्टॉक्स की जो स्ट्रेंथ है इसकी बात हम शो की शुरुआत में कर रहे थे। आज यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिली है। खरीदारी की राय के साथ जो टारगेट प्राइस है 970 से बढ़ाकर अब 1040 कर दिया है और ये बता रहे कि मार्च का क्वार्टर बहुत बढ़िया देखने को मिला। आगे जो ग्रोथ का आउटलुक है ये बढ़िया लग रहा है और इसी के चलते यहाँ पर ब्रोकरेजेस ने FY28 तक के EPS के एस्टिमेट्स में तकरीबन 17% तक की बढ़ोतरी कर दी है। EPS CAGR जो FY29 तक एक्सपेक्ट करके चल रही है तकरीबन 14% का है। माइंडसेट ये बता रहे कंपनी का बहुत अच्छा है, डाइवर्सिफाइड है। स्टेनलेस स्टील में बड़े ग्रोथ के अवसर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो कन्विक्शन आ रहा है श्याम मेटालिक्स पर ब्रोकरेजेस का। इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलूंगा। आखिरी स्टॉक है, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा होगा फ्लैश पर खबर आई थी कि ट्रंप की तरफ से जो एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं इनके ऊपर जो टैरिफ रिडक्शन कर दिया गया 25% से घटाकर 15% कर दिया। तो मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स के विकल्प थे। एस्कॉच कुबोटा का मैंने चुना है। हालांकि आप M&M है, एस्कॉच है, प्राज इंडस्ट्रीज है, भारत फोर्ज है, VST टेलर्स है, इन स्टॉक्स को भी रडार पर रख के चल सकते हैं। हालांकि इनमें एक दिक्कत की बात ये आ रही, कंफर्ट इसके लिए पूरा तरीके से नहीं है क्योंकि भारत में मानसून का अनुमान थोड़ा सा कमज़ोर साइड पर है। ऐसे में इनमें थोड़ी सी एक नेगेटिव खबर का असर है। स्कॉच लगातार गिरता जा रहा है, कल भी 3.5% की गिरावट थी। देखेंगे कि आज इस खबर के चलते कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इनके पास कुछ
इक्विपमेंट्स और फार्म प्रोडक्ट्स यूएस में सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। आखिरी स्टॉक है, थोड़े से कन्विक्शन के साथ एस्कॉच को बेटा स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। अच्छा, ये स्टॉक धीरे धीरे अपनी तस्वीर बदल रहा है। पहले तो ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी स्टॉक की। रखिएगा अनंत राज को स्क्रीन पे। हालांकि एक बात और ध्यान रखिएगा, कमज़ोर बाजार में ये ऑलरेडी 5% कल चढ़ा हुआ था। कल शाम को इन्होंने एक्सचेंजेस को अपडेट दिया कि इन्होंने हरियाणा सरकार के हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन सेंटर के साथ एक एमओयू करा है, एक करार करा है। दरअसल ये एमओयू के चलते अनंत राज और ये 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी हो रही है हरियाणा में डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज डेवलपमेंट के लिए। तो अनंत राज धीरे धीरे वो क्लाउड डेटा सेंटर की तरफ तो खासा एग्रेसिव था, और अभी सब करार जो हरियाणा सरकार के साथ हुए हैं वहाँ के डिजिटल मेक इन हरियाणा के अंतर्गत ही करार हुआ है। तो वहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, बिजनेस ऑपरेशंस हरियाणा में लाना, जिसमें डेटा सेंटर और क्लाउड ऑपरेशंस दोनों है, उसके लिए करार तो बहुत इंटरेस्टिंग दिखा है। कैसे प्ले आउट होता है, और कल ऑलरेडी तेजी आई है इसलिए सिर्फ वॉच पे रख लेते हैं। लेकिन डेटा सेंटर की छोटी थीम्स है, कोई बड़ा थीम तो अपने पास है नहीं, तो अनंत राज को रखिए रडार पे। लास्ट में अच्छा ये कल भी रडार पे था, पर क्या फिर स्टॉक मिले तो इसको बाहर कर दिया था, पीएनसी इंफ्रा। क्योंकि पहले वीकेंड पे एक अपडेट आया था ऑर्डर बैक करने का, वो 300 करोड़ रुपए के आसपास था, पर उस ऑर्डर पे रिएक्शन अच्छा है कल का, क्योंकि वो गिरे बाजार। कल स्टॉक मार्केट कहाँ चला गया था, 1% ऊपर ही था। कल शाम को फिर ऑर्डर बैक करा, उससे छोटा है बल्कि परसों 300 करोड़ था, इस बार 194 या 195 करोड़ रुपीस का एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से ईपीसी का कॉन्ट्रैक्ट बैक करा इन्होंने, लेटर ऑफ अवार्ड इनके हाथ लग गया है, पीएनसी फिर ऑर्डर बैक कर गया, तो इसीलिए इन ग्रीन कर दिया। लेकिन आपसे वॉच पे रखिएगा, ऑलरेडी एक ऑर्डर पे रिएक्शन आ चुका है। 10 स्टॉक्स पूरे हो गए भाई साहब। क्विकली छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तो इन 10 स्टॉक्स से एक बढ़िया सा रिकैप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की पेट्रोनेट एलएनजी और एलएनटी जैसे स्टॉक्स के साथ, इसके अलावा ओएनजीसी, बलरामपुर चीनी और नाल्को, इन स्टॉक्स पर भी आप नजर रखिएगा। एचएएल का टेक्निकल स्ट्रक्चर बड़ा कमजोर हो रहा है, वोल्टास सपोर्ट के पास आ गया है, पीएफसी में लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। श्याम मेटालिक्स और एस्कॉच कुबोटा, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। खबरों के चलते 10 स्टॉक्स जो रखे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मिला जुला है, लार्जली इन ग्रीन ही है। एचसीएल टेक, विप्रो, क्योंकि ये यूएस में एचपीई के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए और इन दोनों का काफी कामकाज उससे लेना देना है। बीईएल, वीआईपी इंडस्ट्रीज, इंडिक्यूब, अनंतराज, पीएनसी इंफ्रा, अलग अलग रीजन स्पेसिफाइड सब खबरों में थे। लाल में एनएचपीसी, ओला इलेक्ट्रिक और फोर्स मोटर्स रखे।